स्क्रीन विजिबल है? थम्स अप करके मुझे बता दें। ओके। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रोल ऑफ योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसको हम जनरल भाषा में पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, ये बहुत ही एक हमारी लाइफ में, योग में, हमारे हेल्दी रहने में, हमारे सक्सेस होने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, ये मेरे ख्याल से सभी को मालूम है, बताने की हमको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये है क्या। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, और अगर उसको रोज कोई एक दो व्यक्ति मिले और बोले यार तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो, आज तुम वीक भी लग रहे हो, आज तुम में स्टेमिना की भी कमी लग रही है, आज तुम डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो 5 से 8 दिन बाद बीमार पड़ जाएगा। आप इसको मानते हैं? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल तो उसको कोई बीमारी थी नहीं, लेकिन कंटिन्यूएशन में उसको कोई दूसरा व्यक्ति बोलता रहा और वो बीमार हो गया। तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे लाइफ में सक्सेस के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि सपोज मान लो इंटरव्यू देने हम जा रहे हैं, और यदि हमने तैयारी नहीं की है पूरी तरह से, तो हम निकलते ही समय सोचेंगे कि अरे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो हमारा 50% जो है सक्सेस, वो तो यही खत्म हो गई। अब बची 50% जो इंटरव्यू कैसा गया उस पर डिपेंड करेगा। और आप अक्सर देखिए कि जब आप इंटरव्यू देते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, और कोई ऐसा अगर मान लीजिए परिस्थिति है कि 2 लोगों का एक साथ इंटरव्यू लिया जा रहा है आजू बाजू टेबल में, तो आप देखिए कि वो जो दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से पूछते, ये तो मुझे सब बनते हैं, लेकिन हमसे जो पूछे वो हम रिप्लाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो हम घर से ही हमने 50% हमारी सक्सेस को खत्म कर दिया था, उसके रिजल्ट्स यहाँ दिख रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये जीवन के हर एक पक्ष के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हो, लाइफ में सक्सेस के लिए हो, अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से बनाने के लिए हो, सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको बनाएं कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए तो नेचुरली हम नेगेटिव हैं। आप देखिए कोई भी चीज़ होता है, इंसिडेंट होता है, तो वो नेगेटिव चीज़ें पहले आती हैं सामने। और बायस नेगेटिव हम क्यों हैं? क्योंकि हम सेफ रहें। ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए नेगेटिव है ही नहीं हम, जैसे कई लोग बोलते हैं हम तो नेगेटिव है नहीं। अभी यहाँ पर जैसे 10 लोग हैं, मैं 10 से पूछूंगी तो सब बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, है ना। और अगर नेचर हमें बाय बायस नेगेटिव नहीं बनाती तो क्या होता? वो एक एड देखी ना, डर के आगे जीत है, पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो जंप कर जाते हैं, क्योंकि आप में नेगेटिविटी है ही नहीं। तो नेगेटिव होना भी उतना ही जरूरी है जितना पॉजिटिव। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड? यहाँ पर ये पॉजिटिव एटीट्यूड कहने का मतलब ये नहीं कि आप 100% पॉजिटिव हो। 100% पॉजिटिव होके कोई नहीं जी सकता है। 100% पॉजिटिव तो वो हुआ कि देखा वाह बहुत अच्छी नदी लग रही है, तैरना नहीं आता है, जंप कर दी। ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड से मतलब ये है कि आपका जो नेगेटिव वे है उस पर आपका कंट्रोल हो। बिल्कुल जैसे हमने कल एक एग्जाम लिया था ना, फैन का या लाइट का हमारे रूम में रहती है, या एसी हमारे रूम में रहता है। तो अब अगर सोचिए कि मान लीजिए 5 डिग्री टेम्परेचर है और हमने एसी ऑन कर लिया, तो वो तो हमारे लिए हार्मफुल ही होगा ना, नुकसानदायक ही होगा।
लेकिन यदि उस एसी पर आपका कंट्रोल है कि आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए हॉट एंड कोल्ड एसी है आपके यहाँ, तो आप उसके रेगुलेटर को हॉट पे कर देते हैं और उसका स्विच आपके कंट्रोल में है, तो वही एसी आपके लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। तो किसी भी चीज को रिसोर्सफुल बनाना या अनरिसोर्सफुल बनाना ये किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है। और जब हर एक नेगेटिव चीज का स्विच और रेगुलेटर हमारे पास होता है, तो हम उसको रिसोर्सफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वही हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। कि जैसे बहुत गहरी नदी है, बहुत सुंदर दिख रही है, जैसे ही मन हुआ चलो कूद जाते हैं, तो एक नेगेटिव रिसोर्सफुल पोजीशन आ जाएगी कि नहीं नहीं स्विमिंग नहीं आती है, रुक जाओ। तो वहां पर वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो कैसा हुआ आपके लिए, फायदेमंद हुआ। लेकिन यदि सपोज एक बहुत अच्छा स्विमर है जो रोज उस नदी में स्विम करता, हमारे आजू बाजू में खड़ा हुआ है और वो जंप करना चाहता है और हम उसको नेगेटिविटी बता बता के रोकें, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो उसके रोज की बात है, वो उसमें स्विंग करता है, उसको मालूम है उसकी पोजीशन। तो ये कहने का तरीका ये है, कहने का एक उद्देश्य ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नेगेटिव एटीट्यूड भी जरूरी है, लेकिन दोनों के स्विच और रेगुलेटर हमारे हाथ में होने चाहिए। अब बोलेंगे कि ठीक है नेगेटिव का तो यहाँ तक ठीक था, पॉजिटिव का क्यों होना चाहिए, पॉजिटिव तो अच्छी चीज है ना। लेकिन आप देखिए अक्सर जब आपको अचानक बहुत खुशी वाली कोई चीज मिलती है, तो आपका कुछ बिहेवियर, आपके कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं किसी के साथ कि जब बाद में वो पल निकल जाते हैं और जब बाद में आप सोचते हैं तो बोलते हैं अरे यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह दिया। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है या पॉजिटिव एटीट्यूड है या जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव एटीट्यूड है, दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन दोनों का ही स्विच और रेगुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए कि आप उसे कंट्रोल कर सकें। अब जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, चूंकि नेगेटिव साइड व्यक्ति ज्यादा रहता है, इन जनरल देखा जाए तो 80 नेगेटिव रहता है, 20 पॉजिटिव रहता है, एक बिल्कुल जो लेमैन को हम देखें। लेकिन फिर जैसे जैसे उसका कॉन्शियस बढ़ता है तो ये रेशो चेंज होता जाता है। तो अब अगर इसको हमको 50-50 करना है या 60-40 करना है या 80-20 करना है कि पॉजिटिव 80 रहे नेगेटिव 20 रहे, तो उसके लिए क्या साधन है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सारी चीजों को उपयोग करके, इन सारी चीजों की विधियों को अपना के जितने भी नकारात्मक है उनको हम सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उन इमोशन की स्टेबिलिटी ला सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे अंदर होगी। और आप देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब भी आपकी ये स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, बाद में आपके जो एक्शन होते हैं, आपके जो शब्द होते हैं, बाद में आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो गलत थे, हमें वो नहीं करना चाहिए था। आज जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, कि वो शब्द भी हम यूज कर लेते हैं जो कभी नहीं कहने चाहिए थे। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों को संतुलित रखना जरूरी है यदि आप बैलेंस्ड लाइफ को जीना चाहते हैं। और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, तो इसको हम इम्प्रूव कैसे करें, तो ऑब्जर्व योर सेल्फ टॉक फॉर पॉजिटिविटी। सेल्फ टॉक के बारे में कल हमने बहुत सारी बातें की थी कि मोनोलॉग चलता है आपके साथ, डायलॉग चलता है आपके अंदर, एक क्रिटिक रहता है, एक ड्रीमर रहता है, एक डूअर रहता है। तो आई थिंक इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर है स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिविटी। ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज से हम अपना दिन शुरू करते हैं वैसा ही पूरा दिन निकलता जाता है। तो आप देखिए कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको ये सारी
साइंस की, ये सारे लॉज की समझ नहीं थी, वो भी क्या कहते थे कि सो तो भगवान का नाम लेके, जागो तो भगवान का नाम लेके। तो अब सो तो भगवान का नाम लेके, जागो तो भगवान का नाम लेके, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान का नाम मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी। तो इन शॉर्ट उनको यही बताया गया कि एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सो, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आप उठो। अब सोने उठने में तो ठीक है, पूरा दिन खराब हो गया, सोने में क्या पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है? क्यों जरूरी है? तो ऐसा मान लीजिए कि हम 7 घंटे सोने वाले हैं, एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। अब जब 7 घंटे हम सोते हैं तो सोते समय हमारा ब्रेन तो पैसिव हो जाता है, शांत हो जाता है या सो जाता है, लेकिन हमारा जो माइंड होता है, यहाँ पे एक चीज इसको समझना बहुत जरूरी है कि ब्रेन और माइंड टोटल दो डिफरेंट चीज हैं। क्योंकि इन जनरल टर्मिनोलॉजी में हम ब्रेन और माइंड एक ही चीज को कहते हैं, लेकिन ये दोनों टोटली डिफरेंट है। ब्रेन जो है वो फिजिकल है, माइंड एब्स्ट्रैक्ट है। तो जब हम सोते हैं तो माइंड हमारा नहीं सोता है, जिसको कई जगह सबकॉन्शियस माइंड भी कहा गया है। तो ये क्या करता है? ये सोता नहीं है, तो ये क्या करता है? दिन भर में जितनी भी बॉडी में डैमेज हुई, टूट फूट हुई, उनको रिपेयर करता है, सारे ऑर्गन्स को फिर से एक एनर्जी देता है, उनको हेल्दी बनाने में हेल्पफुल करता है, कंप्लीट बॉडी को हील अप करता है। ये सारी प्रोसेस चलती रहती है कब? जब आप 7 घंटे सो रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप बारिश में भीग के आए हैं आज, और आपके जो पिछले एक्सपीरियंस हैं कि जब भी आप बारिश में भीगते हैं तो आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है। आप ऐसा कई बार देख चुके हैं। बचपन में जब बारिश में भीगने बाहर निकले तो माँ ने आवाज देके कहा, अंदर आओ बेटे, बीमार पड़ जाओगे। आप नहीं पड़े, दूसरी बार फिर निकल गए, फिर माँ ने बोला बेटा बीमार पड़ जाओगे, या किसी और बुजुर्ग ने बोला, अब वाकई बीमार पड़ गए, कफ एंड कोल्ड हो गया। तो आपके माइंड में एक ये मेंटल मैकेनिज्म बन गया कि भीगते हैं तो बीमार पड़ते हैं। अब कोइंसिडेंट तीसरी बार भी ऐसा हुआ, चौथी बार भी हुआ, पांचवी बार, तो ये जो मेंटल मैकेनिज्म है ये एकदम परमानेंट हो गया। तो अब जब आप पांचवी बार भीग के आए, थोड़े बड़े हो चुके थे, तो आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा बहुत भीगे हुए, एक काम करो, अदरक वाली चाय पी लो, या अदरक तुलसी का ये काढ़ा पी लो, तो आपको कफ कोल्ड नहीं होगा। आप वो काढ़ा पी गए और आप वाकई बीमार नहीं हुए। ये सब अनुभव सबकी लाइफ में होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज को लेके, ठीक है। तो अब आपके माइंड में दूसरा मेंटल मैकेनिज्म क्या बन गया कि अगर ये काढ़ा मैं पी लेता हूं तो बीमार नहीं होता हूं। अब जब आप एक दिन भीग के आए और सोने जा रहे थे, आपने चेंज कर लिया, बहुत थके हैं, आपको मालूम है कि वो काढ़ा पीने से आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन आपने आलसवश वो नहीं बनाया, तो आपका जो फर्स्ट मेंटल मैकेनिज्म का स्विच है कि जब भी हम भीगते हैं तो बीमार पड़ते हैं, वो ऑन हो गया। और आप किस पल सोने वाले हो ये आपको भी नहीं मालूम रहता। किसी को मालूम होता क्या कि इस समय मैं सो जाऊंगा, नींद लग जाएगी? कौन सा पल है आपको नहीं मालूम रहता। अब आप यही सोच के सो रहे हैं कि आज मैंने वो काढ़ा नहीं पिया है और भीगे हैं, बीमार होंगे। अब क्या होगा कि इस थॉट के बाद आपकी नींद लग गई, तो क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो 7 घंटे तक उसको बॉडी को हील अप करना था, रिपेयर करना था, उसकी जगह वो बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपका लास्ट इंस्ट्रक्शंस है कि मैं भीगा हूं तो बीमार होऊंगा, और जब इतना डैमेज करेगा, उन ऑर्गन्स को इफेक्टेड करेगा कि सुबह आप उठोगे तो आपको कफ कोल्ड हो चुका होगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके दिन का अंत और दिन की शुरुआत पॉजिटिव से हो। अगर आपको लगता है कि भीगने से आप बीमार हो जाते हैं, आप कितने भी थके हो, आप एक काढ़ा बना के पी लीजिए, जिससे आपका सेकेंड मेंटल मैकेनिज्म ऑन रहे, एक्टिव रहे, और वो सुबह आपको बीमार ना होने दे, बल्कि जो थोड़ा बहुत बॉडी में इफेक्ट आया हो उसको भी रिमूव कर दे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्टार्ट एंड एंड योर डे विथ पॉजिटिविटी। फिर उसके बाद में मेक टाइम फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन के तो इफेक्ट्स अब पूरी दुनिया ही जान रही है, और इस पे बहुत ढेर ब्रेन पे रिसर्च किए जा रहे हैं कि
क्या इफेक्ट होता है। यहाँ तक कि कुछ न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने भ्रामरी प्राणायाम का इफेक्ट देखा। तो एक सिंगल भ्रामरी प्राणायाम ने ब्रेन के फ्रंटल लोब को एक्टिवेट कर दिया, सिंगल टाइम प्राणायाम किया जाए। और जितना फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है उतना अधिक आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो ये जो मेडिटेशन है ये बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन फिर वही बात आती है कि सही जगह पे सही ढंग से सही क्वांटिटी में सही तरीके से मेडिटेशन किया जाए। मान लीजिए आपके ब्रेन में ऑलरेडी बीटा रेज बहुत एक्टिवेट है और हम कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन कर आपको दे देते हैं कि वो और एक्टिवेट हो जाती हैं, तो वो तो मेडिटेशन से जहां आपको फायदा होना था वहां नुकसान होने लगा। तो जितना अधिक कस्टमाइज करके हम डिजाइन करें उतना अधिक उसके बेनिफिट अधिक होंगे। फिर एनालाइज योर नेगेटिव ट्रिगर्स। आपको अपने नेगेटिव ट्रिगर्स को ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजें हैं। नेगेटिव ट्रिगर्स कौन सी होती हैं? बहुत सारी बचपन में जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे हम कुछ अपने से एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे एक अभी हमने देखा कोल्ड का कि कोल्ड से बीमार पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली हिस्ट्री, हमारे मदर फादर को कोई एक डिजीज थी और जिससे उनकी डेथ हो गई। सपोज मान लीजिए कैंसर था, उससे डिजीज से उसकी डेथ हो गई, तो हम हमेशा हमारे अंदर एक ये नेगेटिव ट्रिगर रहेगा कि मुझे कैंसर हो सकता है। तो ये जितने भी नेगेटिव ट्रिगर्स हैं उनको ढूंढना और उनको फिर खत्म करना। तो इसके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि उसमें पर्सनलाइज पहले आपके नेगेटिव ट्रिगर्स ढूंढे जाते हैं और फिर एक एक करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है या आपके माइंड को डिटॉक्स किया जाता है। तो ये सारी चीजें योग के थ्रू ही संभव होती हैं। इसीलिए जो पॉजिटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट है वो जितना अच्छा योग के थ्रू हो सकता है उतना और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है, चाहे आप जिम जाएं, एरोबिक जाएं, कहीं भी जाएं। क्योंकि जब आप योग करते हैं तो आपके इस बॉडी में जो गुड हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और जब गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पर जो योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। तो एक तो ये बॉडी माइंड को कनेक्ट करता है, मतलब शरीर और मन के अच्छे संबंध होते हैं, ये तो बहुत तरह से प्रूफ हो चुका है। तो अगर मान लीजिए आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो आपकी शरीर में भी वो नेगेटिव सिम्टम्स आते जाएंगे। तो मन और शरीर का संबंध एक पॉजिटिव बनाने के लिए योग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और जब आप योग से अपने लिए अवेयर होते हैं तो आप अपने वो नेगेटिव पैटर्न को पहचानने लगते हैं और उनको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है या नेगेटिव एनर्जी होती है, इसको पॉजिटिव एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं? थ्रू योग। इमोशनल रेगुलेशन, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, चाहे वो बहुत पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब आप बहुत लंबे समय तक योग करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका उस अपने इमोशंस पे कंट्रोल होने लगता है कि यदि बहुत अधिक कोई खुशी की पॉजिटिव चीज की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती तो भी आप शांत रहते हैं, बहुत अधिक उत्तेजित नहीं होते हैं, या बहुत अधिक इमोशनल आप जो है वो अनबैलेंस नहीं होते हैं। और ऐसा ही नेगेटिव में, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस हायर होने लगता है। अब इसके बाद है स्ट्रेस एंजाइटी रिडक्शंस। तो जो एंजॉय और स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो पूरी तरह योग पर ही डिपेंड होता है। जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर कंट्रोल करेंगे आपके मन पर ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल होने लगेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे मन पर कंट्रोल होगा वैसे वैसे मन शांत होने लगेगा और शरीर स्वस्थ होने लगेगा। तो इस तरह से ये जो तीनों चीजें हैं ये योग से जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उससे होती हैं। अब आगे की और देखेंगे हम। एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपके अंदर की जो आवाज है उसके प्रति आपको योग अवेयर करता है।
आप अंदर की आवाज को सुनते हैं, समझते हैं बेहतर ढंग से, और आपके जो सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं या इंट्यूशंस बोलते हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी और रिसाइलेंस। तो जितने भी योग के, चाहे आप आसन करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ये आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और जो एक मानसिक दृढ़ता को, एक मेंटल मैकेनिज्म ऐसा बनाते हैं कि आप नेगेटिविटी को हटा सकें, या नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकें। और जो भी टास्क आपके सामने आता है, जीवन की जो भी चुनौतियां सामने आती हैं, वो अगर नेगेटिव है तो उसमें भी पॉजिटिविटी को ढूंढ के और आगे बढ़ सकें। होलिस्टिक वेल बीइंग, तो ये एक जीवन के जितने भी पहलू होते हैं, चाहे आपका वो फिजिकल वेल्थ हो, फाइनेंशियल वेल्थ हो, इंटेलेक्चुअल वेल्थ हो, स्पिरिचुअल वेल्थ हो या सोशल वेल्थ हो, ये सभी वेल्थ को ये रिच करती है, एनहेंस करती है। और जिसके कारण अगर फिजिकल वेल्थ है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी। मेंटल है तो मेंटल क्लियरिटी आएगी, मेंटल फोकस आपका बढ़ेगा। और अगर स्पिरिचुअल है तो आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगी, आपकी अवेयरनेस को और ऊपर तक ले जाएगी। तो ओवरऑल ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी, एंजाइटी कम करेगी, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का जो मोड है उसे एक्टिवेट करेगी, रिलेशनशिप को बहुत बेटर करेगी क्योंकि आप में अंडरस्टैंडिंग आ गई है, फिटनेस आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव इमोशंस को ये इंक्रीज करेगी और इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट अप करेगी। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप हो जाता है तो बहुत सारी डिजीज वैसे ही आपको नहीं होंगी। अब योग से इसको कैसे डेवलप करते हैं, तो आसन मुद्राएं जो हैं वो बॉडी के स्ट्रेस को दूर करते हैं, मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं, बॉडी में जो प्राण एनर्जी है, बाकी एनर्जीज कंटिन्यू बह रही हैं, फ्लो कर रही हैं, उनके फ्लो को कंटिन्यू बनाते हैं और बॉडी को पॉजिटिव एटीट्यूड में ले जाते हैं। फिर प्राणायाम, तो प्राणायाम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये क्या करती है, सबसे पहले तो मन को शांत करती है, फिर जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनको बैलेंस करती है, और जो माइंड है उसमें उसको काम एंड कूल करती है, ब्रेन को मेंटल क्लैरिटी लाती है, पॉजिटिविटी बढ़ाती है। मन जितना शांत होगा उतना आप एक अच्छे डिसीजन मेकर होंगे, मन जितना शांत होगा तो उस शांत मन के साथ आप जो भी काम करेंगे उसका सक्सेस का रेशो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही संभव है। फिर मेडिटेशन तो किसी भी चीज़ में फोकस या कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। मन जितना शांत रहेगा उतना वो एकाग्र होगा, जितना बिखरा हुआ रहेगा उतना उसमें विक्षेप आएगा और उतनी अधिक आपके सक्सेस के चांसेस कम होंगे। और जितना ये फोकस रहेगा तो मेडिटेशन में आपको समझ में आता है कि आपके अंदर नेगेटिव ट्रिगर्स क्या हैं, उन्हें कैसे दूर करते हैं। उसके बाद यम और नियम, तो यम और नियम दोनों इथिकल ऐसे मोरल हैं या नैतिक हैं कि जिनके द्वारा आपका कैरेक्टर और आपका समाज में रहने का जो आचरण है वो दोनों ही सुधरता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैत्री, करुणा, मुदिता। तो ये पातंजलि योग सूत्र से लिया गया है। तो ये जो 4 पिलर हैं, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, तो जैसे हमने 4 पिलर लिए थे, आचार विहार, आचार विचार, आहार विहार, वैसे ही ये 4 पिलर हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के, जिससे एक ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड उस साधक में काफी एनहेंस हो जाएगा। तो ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा है ये पातंजलि योग सूत्र से लिया है और ये 4 तरह की मनोवृत्तियां हैं, मेंटल मैकेनिज्म है जो कि व्यक्ति के पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाते हैं। तो मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, यानी
आपकी जितनी अधिक लोगों से मैत्री होगी, जितने अधिक लोगों से आप फ्रेंडली रहेंगे, उतना अधिक आप मित्रता या प्रेम का भाव कर सकेंगे। करुणा मतलब दूसरों के लिए दया का भाव रखना। और मुदिता, मुदिता का मतलब होता है कि जितने भी गुणी जन हैं, क्वालिटी वाले हैं, उनके लिए सिंपैथी रखना, सहानुभूति रखना, जॉय आनंद रखना, प्रसन्नता का गुण रखना। और उपेक्षा दुष्टों के लिए उपेक्षा, जिन मतलब उनसे रिलेशन ना बना के रखना। और एक सम अवस्था बना के रखना भी उपेक्षा कहलाता है, कि जो सुख दुख हर तरह के उसमें इमोशनल बैलेंस को बना के रखे, सामंजस्य को बना के रखे, वो भी उपेक्षा में आता है। अब हम इनको देखेंगे। मैत्री मतलब मित्रता, प्रेम पूर्वक, दया। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सब को हटाना और अपनी इंटरनल पीस को मेंटेन करना, बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव रखना या दया का भाव रखना, ये इसके अंतर्गत आता है। करुणा मतलब जो लोग भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनसे सहानुभूति रखना, उनकी हेल्प करना जितना आप कर सकते हैं, और उनके प्रति आपको ऐसा लगे कि उनका दर्द आप भी महसूस कर रहे हैं, करुणा है। मुदिता मतलब सहानुभूति, आनंद, प्रसन्नता। तो दूसरे अगर जो वो बहुत खुश हैं, तो उनके प्रति ईर्ष्या या जलन करने की बजाय उनकी खुशी में खुश होना। जैसे सपोज किसी एक व्यक्ति ने नई कार खरीदी, तो हम एक उसमें इमोशन ये हो सकता है कि हमको ईर्ष्या जलन हो कि इसने कैसे खरीद ली, इसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है, और मेरी कार से अच्छी कार इसकी हो गई है, जबकि ये मेरे से डाउन डेजिनेशन में है। तो उसकी जगह उसकी कार खरीदने में उसकी खुशी को महसूस करना, वही वास्तविक आनंद होता है। और आज पूरी दुनिया मुदिता न अपनाने के कारण ही दुखी है। उपेक्षा मतलब समभाव रखना, जो भी सामने से प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज आ रहे हैं, वहां पर समभाव बना के रखना। और निष्पक्ष रहना, निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए मोह जो ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं ना कि मोह दूर ही रहा करे। तो मोह जो होता है वो बहुत सारे कलह की जड़ होता है। यहाँ तक कि जो पूरा महाभारत हुआ उसका कारण ही मोह था। और हम भी यही करते हैं कि अगर हमारा बच्चा कोई मिस्टेक करके आया, मान लीजिए किसी बच्चे को मार के आया, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं वो तो उसने पहले मारा था इसलिए मार दिया, नहीं तो मेरा तो बच्चा कभी मारता नहीं है। और वही अगर किसी दूसरे बच्चे ने किया, तो ये जस्टिफिकेशन हटके हमारे पास उसकी पूरी नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। तो समभाव रखना, यदि दोनों सामने हैं तो दोनों के प्रति समभाव रख के और फिर जजमेंटल होना, ये उपेक्षा होती है। तो यहाँ पर यदि हम इन शॉर्ट देखें, तो अगर ये चारों चीज हम अपनाते हैं तो माइंड एकदम शांत रहेगा, क्लियर रहेगा, और उसका हार्ट से कोहेरेंस बना रहेगा। और वो जो है मैत्री है, ये आनंद देगी आपके दूसरे लोगों की दोस्ती से। करुणा, दूसरों पे जो सफर कर रहे हैं, जो दर्द में हैं, दुख में हैं, उनके प्रति संवेदना आपको उनके प्रति संवेदना से आपको भर देगी। मुदिता मतलब आनंद देगी, दूसरे की खुशी में खुशी होना। और उपेक्षा मतलब समभाव रखना और किसी दूसरे के बहुत ज्यादा खुशी या दुखी में भी सामंजस्य बनाए रखना। अब हम सबसे पहले देखते हैं मैत्री मतलब फ्रेंड। तो जो फ्रेंडलीनेस है ये मैत्री है, और इसमें क्या क्या करना है कि हमको हर व्यक्ति की तरफ दोस्ती का भाव रखना है और आनंद का भाव रखना है। तो ये जो भाव है ये मानसिक शांति बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसी भाव को लेके जो वासुदेव कुटुंबकम या विश्व को पूरा एक कुटुंब माना जाता है, वो इसी भावना के आधार पर वो सोच डेवलप हुई है। और जितना हम दूसरे को अपना दोस्त मानेंगे, अपने अंदर करुणा, फ्रेंड, मैत्री का भाव
विकसित करेंगे तो उतना कंपटीशन खत्म हो जाएगा, प्रतिद्वंदिता खत्म हो जाएगी। और जब ये प्रतिद्वंदिता खत्म हो जाएगी तो जो एक रेस में हम भाग रहे हैं वो चीज अपने आप खत्म होगी। अदरवाइज आज देखिए कि हमारी जो आंतरिक शांति हिली हुई है उसका सबसे बड़ा कारण ही ये कंपटीशन है कि वो ज्यादा क्यों कमा रहा है, उसके घर में ज्यादा चीजें क्यों हैं। तो वही चीज जो है हमारे अंदर अशांति या आंतरिक रूप से हमें शांत नहीं रहने दे पा रही है। तो यदि जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक हम आनंद की अनुभूति भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक ये प्रतिद्वंदिता, तुलना, जब तक ये दो चीजें रहेंगी तब तक नकारात्मकता आएगी और आप फ्रेंडली नहीं रह सकते हैं। अब इसके पहलू क्या है? एक तो शुरुआत में खुद के प्रति दयालु हो, खुद के प्रति आप खुद की तारीफ करना सीखें, और अगर किसी ने आपकी आलोचना की है तो उसे एक्सेप्ट करें, उसे इम्प्रूव करें, ना कि आप उस पर ब्लेम करना शुरू कर दें। और किसी भी व्यक्ति से जब आप संबंध बनाएं तो सम धन बंध, मतलब समानता के आधार पर बंध बनाएं। ये ना हो कि आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस के आधार पर बंध बनाएं, और कोशिश करें कि सभी को मित्र के रूप में देखें, ईर्ष्या या द्वेष ना करें। फिर दूसरों के लिए खुशी का भाव विकसित करना मुदिता है। तो जो दूसरों की सफलता देख के, दूसरों की सक्सेस देख के उसमें जलन या ईर्ष्या ना होकर उसमें खुश हो, ये मुदिता है। और पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद में ये 33वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। अब इसका अभ्यास कैसे करें? मैत्री का ध्यान से इसका अभ्यास होता है। ध्यान से लगातार जब करते हैं तो बहुत सारे जो माइंड सेट होते हैं वो बदलते जाते हैं और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। इमोशनल बैलेंस होता है, इमोशनल बैलेंस होने से मन शांत होता है और धीरे धीरे मैत्री करुणा को बढ़ावा मिलता है। अब हम आते हैं करुणा पर। तो करुणा का अर्थ है कंपैशन, मतलब किसी भी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखना जो भी दुख दर्द में है, और अपनी पूरी कोशिश करना कि आप उसके दर्द को, आप उसकी पीड़ा को थोड़ा सा कम कर पाए। अब यहाँ पर इसके पहलू क्या है कि आत्म करुणा मतलब हील योरसेल्फ। सबसे पहले करुणा को जो है अपने ऊपर अंदर की ओर मोड़ना, कि आप अपने प्रति दयालु हो, और उसके बाद अपने जितने भी कर्म होते हैं, एक्शन होते हैं, उससे जोड़ना। जब आप अपने लिए दयालु हो जाएंगे तो आपको दूसरे का दुख दर्द ऐसा लगेगा कि आपका ही है, और आप उसको मिटाने में या उसको उस दर्द से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक करुणा मुद्रा होती है जिससे ये करुणा बढ़ती है। ध्यान प्राणायाम से करुणा बढ़ती है। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनसे करुणा बढ़ती है, और एक दूसरे से रिलेशनशिप, फ्रेंड की भावना रखने से करुणा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है मैत्री से। ये गेस्चर है करुणा मुद्रा, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ये मुद्रा है तो ये करुणा किससे जुड़ी हुई होगी? हार्ट से। हार्ट में कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र। तो इस मुद्रा से अनाहत चक्र जो है वो अलाइंड होता है और एक्टिव होता है। तो जब इस मुद्रा को हृदय के सामने रख के किया जाता है तो धीरे धीरे मन में करुणा की भावना डेवलप होने लगती है। मुदिता ले आगे कि अगली बार लें? इसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा फास्ट करके ना। फिर आते हैं मुदिता मतलब जॉयफुलनेस। तो जितना आप दूसरे को आनंद दे सकते हैं उतना आप मुदिता के भाव आपके अंदर आने लगेंगे। और मुदिता से सबसे अच्छा प्रभाव क्या होता है कि अहंकार, ईगो कम होता है। और मुदिता के जो एस्पेक्ट हैं वो क्या क्या हैं कि सबसे पहले किसी और के लिए अगर किसी को कोई सक्सेस मिली तो उसमें प्रसन्न होना, दूसरे की सफलता में ऐसा मानना कि वो खुद की सफलता है, और दूसरों की सफलता के समय जो नकारात्मक भाव आते हैं, ईर्ष्या, जलन के, उनको पहचान कर उन पर कंट्रोल करना, और उसकी बजाय ईर्ष्या या जलन की बजाय उसके प्रति खुश होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे को एक मेडल मिलता है तो उनमें जलन नहीं आती कि मेरे पास तो एक भी मेडल नहीं, बल्कि वो खुश होते हैं। तो वही भाव सबके प्रति होना।
और इसका अभ्यास कैसे करना है कि मुदिता हमारे अंदर बढ़े। तो शांत मन से बैठ जाएं, अपना हाथ अपने हार्ट पर रखें, फिर कोई भी एक व्यक्ति के बारे में सोचें जो बहुत सक्सेस है, बहुत खुशहाल है, और उसके प्रसन्नता को देख के, उसके खुशहाली को देख के, उसके लकी होने को देख के, उसकी सक्सेस को देख के खुश हों, उसके कार्यों की सराहना करें कि वाह इतना अच्छा उसने काम किया, ये चीजें बहुत अच्छी की हैं, और लगातार आप दोहराएं कि उसकी इस चीज में सक्सेस मिलने से मुझे बहुत खुशी है या मैं बहुत खुश हूँ। तो जब लगातार हम एक एक व्यक्ति का रोज इस तरह से करते हैं तो धीरे धीरे मुदिता का विकास हृदय में होने लगता है। अब लास्ट है उपेक्षा, मतलब इक्वेलिमिटी। इसका मतलब होता है कि समभाव रखना, निष्पक्ष होना या संतुलित और स्थिर होना। तो जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं, सफलता असफलता आती है, प्रशंसा निंदा आती है, खुशी या गम आता है, कोई भी या दुख दर्द है, तो उस समय शांत भाव से उसको सहन करना और उसके निकल जाने का इंतजार करना, ये उपेक्षा होता है। और जब व्यक्ति में मैत्री करुणा मुदिता का विकास हो जाता है तो धीरे धीरे उपेक्षा का विकास अपने आप होने लग जाता है, और इसी को स्थित प्रज्ञ की स्थिति बोली है। तो इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? एक तो बैलेंस पर्सपेक्टिव, मतलब आप जो भी देख रहे हैं उसको एक तरफा ना देख के दोनों तरफ से देखना, निष्पक्ष देखना, बिना आसक्ति के देखना कि ऐसा नहीं सामने एक हमारा परिचित है तो आप उससे उसके प्रति आसक्ति भाव रखते हुए जजमेंट लें। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से और अपने इनर इंस्टिंक्ट से उनको एनालाइज करना। जो भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव घटनाएं सामने आ रही हैं उनमें पॉजिटिविटी को खोजने की कोशिश करना। फिर जितने अपने इंटरनल इमोशन है उसमें नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे कम करते जाना, और एक यूनिवर्सल लव तक पहुंचना। जैसे जैसे अंदर की नेगेटिविटी को आप कम करेंगे, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन, आलोचना, अन्याय, पीड़ा, वो जैसे जैसे कम करेंगे तो ऑटोमेटिक हर व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रेम भाव एक होता जाएगा। तो जब ये इस तरह से इस उपेक्षा को हम डेवलप कर सकते हैं। अब इसका उपयोग अभ्यास कैसे करें? तो जैसे कोई भी आके हमारी आलोचना करता है तो हम उसको सहज भाव में सुने, उसको पॉजिटिव लें कि हाँ अगर ऐसा वो बोल रहा है तो हम अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उससे आपकी जो भी लाभ हानि हो रही है उसे सहज भाव से स्वीकारें। अब जब आप आसन करते हैं तो आप ऐसा ना करें कि मान लीजिए एक की बैक बेंडिंग बहुत अच्छी है तो वो पश्चिम उत्तानासन में पूरे सिर को जमीन से लगा पा रहा है, आपकी नहीं है तो आपका सिर घुटने से काफी ऊपर है, तो ये आपकी लिमिट है, आप उसको स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि आप इरिटेट हो जाएं या बोले अरे ये कैसे कर पा रहा है। तो जितनी भी मैत्री करुणा मुदिता है इन सबको जितना अपने अंदर डेवलप करेंगे, उपेक्षा या समभाव अपने आप आपके अंदर डेवलप होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज खत्म होता है। चलिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि जितना आचार विचार आहार विहार जीवन में उपयोगी है उतना ही ये मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा ये भी जीवन में आवश्यक है। और यदि आप इसको अपना लेते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें, स्ट्रेस, इनसे तो आप ऐसे ही बच जाएंगे, इनके लिए कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ बोलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अपने आप को अनम्यूट करें। मैम एक क्वेश्चन था इसमें कि जब आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे थे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की आप जो उसका बता रहे थे, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। और तो उसमें मेरे दिमाग में ये आया था कि जैसे मेरा बेटा है बड़ा वाला, तो उसके साथ हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि बेड वेटिंग को लेके, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। वो जैसे 10:30 पौने 11 साल करीब का है,
तो ये हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं सो दैट उसको खुद को केपेबल बनाएं कि यू ट्रेन योर माइंड टू नॉट डू दिस। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि इसका कारण क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा डरा हुआ होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो सोने के पहले वॉशरूम ही नहीं जाता है, डायरेक्ट आके सो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक पानी पी के सो जाता है। तो आप कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि उसके सोने के 1 घंटे पहले से, जैसे मान लीजिए आप 10 बजे उसको बेड पे ले जा रहे हैं, तो 9 बजे तक उसको भरपूर पानी पिलाएं, फिर बंद कर दें। और जब भी वो सोने जाता है तो सबसे पहले उसको वॉशरूम में जाने को बोलें, मैम ये यूरिनेशन सब के लिए। सारी चीजें हम कर रहे हैं उसको, जैसे किसी ने ये भी सजेस्ट किया था कि व्हेन दे आर हाफ asleep सोने के 20-30 मिनट्स बाद, व्हेन द ब्रेन इज स्टिल एक्टिव एंड दे आर asleep, तो उस समय पे आप उनको बोलो, तो वो भी हमने किया, मेडिकेशन भी ट्राई किया। तो मतलब बाकी और किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, वेरी इंटेलिजेंट, और बस यही एक चीज है जिसके कारण हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार उसे भी बड़ा एम्बैरेसिंग होता है क्योंकि उन लोगों के स्कूल में मतलब अब तो वो 5th ग्रेड में है, तो ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स जैसे उन लोगों को टूर्स पे लेके जाते हैं 5 डेज 7 डेज के। तो फिर उसे भी बड़ा के ये कैसे मैं मैनेज करूंगा, तो वो मतलब एक असाइनमेंट बन गया है हमारे लिए भी और उसके लिए भी। देखिए, इसके लिए बहुत छोटे छोटे टास्क हैं। पहली बात तो कोशिश करें कि जब वो टूर पे जाता है तो उसकी ये चीज़ हाईलाइट ना हो, क्योंकि जब ये बच्चे हम चिढ़ाते हैं छेड़ते हैं ना, तो वो चीज़ ज़्यादा होने लगती है। तो उसको जो है वो, आजकल तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं कि जो यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो मैम तो वो हम इस करते हैं, वो सभी चीजें हम करके, और जैसे इनके यहाँ बड़ा ऐसा है कि दीदी लोगों को भी इन्फॉर्म करके ही रखते हैं, गिव हिम डाइपर्स, जो उनके उस एज के वो रहते हैं, उसको बोलते हैं कि ठीक है इट्स ओके, अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आप पहन लेना जस्ट एज अ प्रिकॉशन, सो दैट वो एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन आपके साथ ना बने। बट उसको आपके कुछ आपको थोड़े से मेडिटेशन पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 100% उसके कुछ ऐसे पास्ट ट्रामाज होंगे जो हमको भी नहीं मालूम रहते, इवन उसको भी नहीं मालूम होंगे शायद। कि कुछ पास्ट ट्रामा ऐसे होते हैं कि जो वो कभी नहीं भूलता है व्यक्ति। तो क्या होता है कि जब वो पास्ट ट्रामा एक्टिवेट होता है ना, तो वो डर या इन सब चीज़ों के कारण ये चीज़ प्रॉब्लम होती है। तो सबसे मैम पहले तो उसके उसके लिए भी मेंटल हमने अभी मैकेनिज्म को समझ। काउंसलिंग उसके लिए भी हमने उसकी काउंसलिंग करवाई थी अभी, ये फ्रॉम अ साइकोथेरेपिस्ट। तो मतलब ज्यादा कुछ ऐसा निकला नहीं था, बहुत माइल्ड एडीएचडी निकला था, हाइपर एक्टिविटी बेसिकली। जो भी उन्होंने बोला कि विथ एज सेटल हो ही जाता है, तो मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, इफ आई हैव टू कंपेयर माई सेल्फ व्हेन आई वाज 10 एंड इफ ही इज लाइक 10 अभी, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ही इज अ वेरी हाइपर एक्टिव चाइल्ड कंपेयर, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहां पे जितने ज्यादा हमने जैसे बच्चे देख रहे हैं हम कि हाइपर एक्टिविटी किस लेवल तक की हो सकती है, तो उसके कंपैरिजन में तो मेरे बच्चे बहुत ही सटल हैं। नहीं, ये कुछ पास्ट ट्रामा होगा उसका, है ना। तो आप उसको सबसे पहले तो जब वो सोता है तो उसको ये एहसास कराएं कि वो बहुत सिक्योर है। जितनी देर भी वो सो रहा है, आप उसके पास हो, क्योंकि माँ के पास रहने से जो बच्चा सिक्योरिटी फील करता है ना, वो शायद और कहीं नहीं करता। और कई बार क्या होता है कि हम पास रहते हैं, लेकिन वो हम फीलिंग नहीं दे पाते हैं। तो आप रहें या न रहें, वो फीलिंग उसके पास होना चाहिए कि आप बहुत सिक्योर हैं हमारे यहाँ पर, या जिस बेड पर सो रहे हैं बहुत सिक्योर हैं। उसके लिए कुछ आप मंत्र चैंटिंग की भी हेल्प ले सकते हैं कि थैंक यू। उससे वो अपने आप को सिक्योर फील करे, है ना। जैसे नमोकार मंत्र है या कुछ भी, कि भाई आप ये मंत्र पढ़ लो तो आप बहुत सिक्योर हो जाओगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन एक जो माँ का होना सिक्योरिटी देता है, वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी चीज़ दे पाती है। तो एक तो वो सिक्योरिटी दें। सेकंड, उसको हमेशा बोलें कि जब वो सोए तो बहुत शांत माइंड से सोए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वो इस डर के साथ सोता होगा। लंबे समय से अगर ये हो रहा है, तो वो मेंटल उसका कहीं मैकेनिज्म बन जाता है और वो उस डर के साथ सोता होगा कि ऐसा ना हो। तो उसको आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा।
मुझे तो अब लगने लगा है मैम कि उसको फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब वो इतना सोचता भी नहीं है, हो गया तो हो गया मतलब। नहीं, और फिर ऐसा हमने भी अब होने उसको लगता इतना है। बड़ा इशू बनाना फिर अब छोड़ दिया कि और लेट्स वैसे आपको सी। बताएं, ये आफ्टर 13 ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जैसे टीनेजर में आते ना व्यक्ति, तो ये अपने आप ठीक होता है। अच्छा। उसके लिए आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो भी वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत उसको बहुत आप ऐसा प्रॉब्लम है कि हम बार बार डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, कुछ भी मत करिए, उसको नॉर्मल छोड़ दीजिए। बस उसको एक वो तो सिक्योरिटी छोड़ का ही रखा है एहसास। मैम, वो मैं हमने छोड़ रखा है उसको, बट मुझे भी यही था कि कुछ ऐसी शायद अनरिजॉल्व चीजें हैं उसके दिमाग में जो शायद उसको परेशान कर रही हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए पास्ट लाइफ का कोई ट्रामा हो, हम्म। तो वो हम सॉर्ट आउट अभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी नहीं होते हैं, अच्छा। है ना, जब तक कि वो थोड़ा बड़ा ना हो। तो वो ट्रामास भी कई बार परेशान करते हैं। तो उसको आप अभी सिर्फ मंत्र का सपोर्ट लेने बोलिए, जिस पर भी उसका ट्रस्ट हो, और आप अपना सपोर्ट दीजिए। बस अभी ये दो चीज करिए, उससे काफी इम्प्रूव होगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? मैम एक और चीज की, जैसे आपने इसी से रिलेटेड जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि अगर जैसे गीले हो गए और काढ़ा नहीं लिया तो हम बीमार हो जाएंगे, तो क्या अगर हम इसी में अगर अपना ये लेके आ जाए कि मुझे आज दर्द है फॉर एग्जाम्पल कमर में, तो अगर मैं रात में ये सोच के सोऊं कि सुबह तक माय बैक विल बी नॉर्मल एंड आई विल नॉट हैव एनी पेन, तो मतलब अगर ये नेगेटिव उसमें बन चल सकता है, तो क्या ये पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ भी बिल्कुल। चल सकता है? एक्चुअली ये ऑटो सजेशंस कहलाते हैं जो आप बोल रहे हैं, और ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं। लेकिन यदि आप मान लीजिए 10 लोगों से ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ऑटो सजेशन यूज किया होगा, तो उसमें से 9 बोलेंगे सब फालतू चीजें, कुछ नहीं होता है। ऐसा अनुभव भी होगा बाकी लोगों का भी। लेकिन हम्म। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, आप हमने आपको बताया कि माइंड और ब्रेन दो अलग अलग चीजें हैं। अब माइंड अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस तो वो फोल्डर है जिसमें हमारा पूरा डाटा है, ठीक है। सबकॉन्शियस जो है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का लिंक है। तो जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और एक सेल डेवलप होता है, तो उस सेल को डिवाइड करना और उसको डिवाइड करते करते पूरी ह्यूमन बॉडी बनाना, ये सब कॉन्शियस का होता है। तो हर एक सेल का अपना एक सब कॉन्शियस भी होता है। अभी क्या होता है कि जो सब कॉन्शियस होता है वो लॉजिकल नहीं होता है, लेकिन कॉन्शियस प्योरली लॉजिकल होता है। और कॉन्शियस माइंड कब डेवलप होता है? जब किसी भी चाइल्ड की फिजिकल बर्थ हो जाता है, तो उसके जब 2 या 3 महीने बाद जब आप देखते हैं ना कि मान लीजिए आप कोई कलर ले जा रहे हैं उसके ऊपर से, तो बच्चा ध्यान दे, या कहीं साउंड पे उसका ध्यान जाए, उस समय से उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप होना या एक्टिवेट होना शुरू होता है। अभी क्या होता है कि चूंकि कॉन्शियस माइंड टोटली लॉजिकल होता है और सबकॉन्शियस टोटली अनलॉजिकल, मतलब सबकॉन्शियस इतना अनलॉजिकल होता है कि उसको आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे एक वो अलाउद्दीन और चिराग वाली कहानी होती ना, कि लैम्प को उसने रब किया और उसने जो बोला, उसने बोला जो हुक्म मेरे आका, और उसको पूरा कर दिया। उसको कोई मतलब नहीं रहता, आप चाहे पॉजिटिव चीज बोलो तो भी कर देगा, आप चाहे नेगेटिव बोलो तो भी कर देगा। आपने उससे बोला कि भाई मुझे एक खजाना चाहिए, तो भी वो ला देगा। आपने उसको सपोज बोला कि इस खजाने को गायब कर दो, तो भी वो ये नहीं बोलेगा कि भाई आपको ही पैसे की दिक्कत हो जाएगी, वो गायब कर देगा। तो कहने का मतलब है कि वो जो सबकॉन्शियस है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे समभाव से एक सा काम करता है। अब क्या होता है कि जब हम ऑटो सजेशन देते हैं, तो हमारे अगर सबकॉन्शियस में हर बात इंड्यूस हो जाए, आप इमेजिन करिए, तो हर व्यक्ति उसका कितना कितना मिसयूज करेगा, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति बोलेगा भाई मुझे तो 1 अरब पैसा रख जाओ लाके यहाँ, या उसके पास आ गया उसका गायब कर दो, हम यही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया गया है कि सबकॉन्शियस के ऊपर कॉन्शियस का लॉक होता है ना। जैसे सबकॉन्शियस एक रूम है, इमेजिन कीजिए, और उसके दरवाजे पे कॉन्शियस का लॉक लगा है। तो अब जैसे ही हम ऑटो सजेशन देते हैं अपने आप को,
और क्या होता है कि जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर अनीता जी हैं, हाँ अनीता जी का एग्जाम्पल लेते हैं ना, कि वो अभी एक अ, किसी चीज से पीड़ित हैं और एक डिजीज को झेल रही हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही ये ऑटो सजेशन स्टार्ट करेंगी कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, तो उसका कॉन्शियस माइंड तुरंत बोलेगा कि क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर के यहाँ गए थे, ये रिपोर्ट्स आई हैं, इतनी मेडिसिन खा रहे हो, एक्सरे में ये। अब ये क्या हुआ, जब कॉन्शियस माइंड ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, आप तो स्वस्थ हो ही नहीं सकते हो, तो सब कॉन्शियस उसे हील अप नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस का लॉक नहीं खुला है, तो वो सबकॉन्शियस में इंड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो अब इसकी थेरेपी हम लोग कैसे करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि कुछ उनके पर्टिकुलर टेक्निक होती हैं, उसमें सबकॉन्शियस को पैसिव मोड में भेज देते हैं। और जैसे अभी हमने यहाँ अनीता जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम उनके सबकॉन्शियस को पैसिव मोड में कर दें, निष्क्रिय कर दें, और फिर हम उनको बार बार ये गाइडेड मेडिटेशन दें और बार बार ये इंस्ट्रक्शन उनके सबकॉन्शियस को दें कि आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई दर्द नहीं है, कुछ भी आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप भाग रहे हैं। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस में इंड्यूस हो गया, तो चूंकि सबकॉन्शियस तो लॉजिकल है नहीं, उसको ये नहीं समझता है कि क्या डॉक्टर, वो तो सिर्फ उस पार्ट को उस लेवल तक ले जाएगा कि वो चलने फिरने लगे। वहां ऑटो सजेशन काम करता है। तो जो ज्यादातर लोगों का ऑटो सजेशन काम नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनका जो कॉन्शियस होता है वो एक्टिव मोड में रहता है। जब तक उसको आप बाईपास करके सबकॉन्शियस में जो इंस्ट्रक्शंस है उनको आप इंड्यूस नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसी के लिए गाइडेड मेडिटेशन होता है, इसी के लिए जो कस्टमाइज मेडिटेशन होता है, जो थेरेपी में यूज होता है, वो इसी के लिए होता है। क्लियर हुआ सुप्रिया जी? आई थिंक थोड़ा थोड़ा मैम। अ, मैम जैसे ये सेम क्वेश्चन था ना, ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने एक फ्रेंड से भी किया था कि जैसे सब लोग होता है ना कि सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ तो एडवाइस कर ही रहे हैं कि ये करो वो करो। तो मैं भी ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रही हूँ काफी टाइम से। तो मैं भी सेम यही क्वेश्चन किया कि भाई मुझे पता है मेरी रीढ़ की हड्डी में कितना दर्द हो रहा है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं एकदम फिट हूँ। तो उसका उन्होंने एक वीडियो भेजा था मुझे बहुत अच्छा, और उसका एक एग्जाम्पल ये दिया था कि अगर मान लो आपके पूरे घर में अंधेरा है, या आपके किसी एक पर्टिकुलर एक कमरे में अंधेरा है, तो आप उसमें अगर रोशनी नहीं भी जला सकते तो आप बाकी जगह पे भी अगर थोड़ी थोड़ी रोशनी जलाओगे तो वहां उजाला आएगा। तो बोले अगर आपको लग रहा है कि आप अपने स्पाइन को अगर थैंक्स नहीं बोल सकते, तो कम से कम अपने हाथ पैर आंख नाक जो भगवान ने अच्छे चला रखे उनको तो थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। तो बोले जैसे जैसे आप उसको ग्रेटिट्यूड दोगे तो उसका रिजल्ट वहां भी आएगा, वहां भी है ना। आएगा। तो वो ये आभार वाली, यस मैम। सही उन्होंने तो फिर बोला। मैंने वही प्रैक्टिस स्टार्ट किया, क्योंकि मैं चाह के भी नहीं बोल पा रही थी अपनी स्पाइन को थैंक यू, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा और है। इसी के लिए जो होता है ना, एक्सपर्ट की जरूरत होती है। क्योंकि यस मैम। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस को हम पैसिव में लेके जाएंगे और फिर हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा कि आप खुद से अपनी दवाई बनाए खाएं, डाउटफुल रहें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और एक किसी एक्सपर्ट ने आपको मेडिसिन दी जो आप सिर्फ खा रहे हैं, तो फर्क हो जाएगा ना दोनों में। तो इसीलिए वही यहाँ वही। पर जो एक्सपर्ट्स के थ्रू आप जब मेडिटेशन करेंगे, थेरेपी लेवल पे जब हम जाते हैं, ये तभी संभव होता है, खुद से नहीं होता है ये संभव। वही मैम, जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि अरे आप तो खुद ही योगा टीचर हो, थोड़ा करो खुद से करो। मैंने कहा भाई अभी डॉक्टर ने बोला है कि पेन कम हो जाने दो, फिर मैं किसी और थेरेपिस्ट के अंडर में ही करने वाली हूँ, मैं खुद से नहीं करूंगी, खुद से क्योंकि नहीं मेरे को होगा। खुद से होगा भी नहीं। और एक डाउट भी रहेगा, सेल्फ डाउट भी रहेगा, पता नहीं मैं सही जब कर रही तक हूँ नहीं कर रही सेल्फ हूँ। डाउट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम्म। आपको वो बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे ग्रेटिट्यूड है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लोग बहुत बात करते हैं, तो वो भी आप देखिए, सारे लोग बोलते हैं कुछ नहीं काम करता है। कितने लोगों का अनुभव है बताइए? हम ज्यादातर लोग तो बोलते हैं कि काम मतलब नहीं करता है, बट वही वो फीलिंग्स इमोशन सबकॉन्शियस से जुड़ा है, वो उतना उसके लिए देखिए, पॉजिटिव कोई इसके लिए करता नहीं है। साइंस को हम्म। समझें। हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये पढ़ा और करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब तक नहीं काम करेगा, जब तक आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं तैयार करेंगे।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे तैयार होंगी कि आपका जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिक नेचर का है, आपका जो हार्ट है वो मैग्नेटिक है। तो जब तक आपका ब्रेन और हार्ट दोनों नहीं मिलेगा और दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाएंगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही नहीं सकता। और वो वेव बनाने के लिए आप खुद से कभी नहीं बना सकते हैं स्टार्टिंग में, आपको किसी एक्सपर्ट को लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब अपने अंदर सेल्फ डाउट इतने रहते हैं ना कि जब हम खुद से करते हैं तो हम 100% उसी चीज के लिए करते हैं कि जो हमारी थोड़ी सी नेगेटिव हो या डाउन हो। और जब वो नेगेटिव डाउन होती है तो उस पर हम खुद ही सेल्फ डाउट में रहते हैं। तो ये बिना एक्सपर्ट के पॉसिबल नहीं होता है। इसकी स्टार्टिंग आपको हमेशा, हाँ, एक बार आप ट्यून्ड हो गए उसमें, जैसे बोलते हैं ना, रच बस गए, आपके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो गए, तब आप फिर खुद भी कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया टॉपिक।